जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था अर्थमेटिक चैप्टर नंबर 5 को पढ़ लिए थे। उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी को पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करेंगे हम रियल नंबर। चैप्टर नंबर 1 का जो है 1 से स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर जो है उसे पढ़ेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हमें लग रहा है उसे हम पढ़ा रहे हैं। तो हम स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति को पढ़ लिए, इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का ही है, जिसमें ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन रहता है। एक मीनार है और तो उसका हाइट क्या है, और एक ब्रिज का जो क्वेश्चन रहता है, ब्रिज से आंधी आने से ब्रिज टूट गया है, ये सब क्वेश्चन रहता है उसमें। तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिए। उसके बाद जब हाइट एंड डिस्टेंस हो गया तो त्रिकोणमिति वाला पार्ट हो गया। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ लिए, चैप्टर नंबर 7 को पढ़ लिए, निर्देशांक ज्यामिति को। और उसके बाद जब वो भी इम्पोर्टेंट था, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 को पढ़ लिए हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, तो उसे भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम स्टार्ट कर दिए हैं चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर जो होता है। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में 10। इससे भी अगर जो रियल नंबर बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हैं आराम से। ये चैप्टर से भी रियल नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ज़्यादा कोई इसमें लोचा नहीं है। तो इससे भी हम आराम से 15 से 20 नंबर ला सकते हैं। अगर जो हमें सिर्फ रियल नंबर चैप्टर नंबर पहला क्लियर है तो इससे भी 10 से 15 नंबर आराम से हम ला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बढ़ गई है। अब 100 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो उसमें 50 ठो बनाना है, और 100 ठो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है तो उसमें 50 ठो बनाना है। इस चलते अगर जो क्लियर रहेगा आपको तो आप आराम से रियल नंबर का जो भी रहेगा क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, आराम से आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से रियल नंबर का स्टार्ट कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 1.1 स्टार्ट कर दिए हैं, रियल नंबर है। तो इस प्रकार से इसे समझते हैं। तो अगर जो किसी का कोई जो इसका जो पिछला पार्ट है, तो किसी का अगर जो छूट गया है, जो पिछला पार्ट है इसका, सभी जो पिछला पार्ट है त्रिकोणमिति से स्टार्ट किए हैं तो वो सभी छूट गया है। तो अगर जो करना चाहते हैं, और ये क्रैश कोर्स के रूप में चल रहा है, ये बैच जो चल रहा है क्रैश कोर्स के रूप में। तो जहाँ तक एग्जाम 17 फरवरी से होगा एग्जाम सा, तो 17 फरवरी तक जहाँ तक हमको होगा, जहाँ तक जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा उसका वो वहाँ तक पहुँच के वहाँ तक हम सॉल्व करवा देंगे, उसे पढ़ा देंगे। और उसके बाद इसका प्रैक्टिस अगर जो करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस चल रहा है, उसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, सभी का लिंक दिया गया है। कॉन्सेप्ट बैच का ये जो चल रहा है उसका भी लिंक दिया गया है। और प्लस उसके बाद एनसीईआरटी के बुक से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 का, चैप्टर नंबर 8 का कर लिए हैं प्रैक्टिस। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 का कर दिया है। टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो जो टॉपिक यानी जो चैप्टर उठाते हैं उसमें उसी का सिर्फ क्वेश्चन रहता है। जैसे त्रिकोणमिति अगर जो उठाए तो सिर्फ उसमें त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन रहेगा। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अदर कंटेंट का भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अदर कंटेंट में हम बताते हैं कि एग्जाम में हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और एग्जाम में हमें क्या क्या लेकर के जाना चाहिए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं एग्जाम में, यही छोटा मोटा जो भी होता है ये सब अदर कंटेंट में हम डाल देते हैं। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने मित्र भाई बहन दोस्त को शेयर कर सकते हैं। तो ये क्रैश कोर्स चल रहा है, तो आप सभी जब एग्जाम दे दीजिएगा तो फिर तो ये क्रैश कोर्स चलता है। इसमें सिर्फ जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी थ्योरी होता है उसे बताते हैं। उसके बाद उस पर क्वेश्चन बता देते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो भी होता है बनाते हैं। उसके बाद वहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सभी का लिंक दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो और एनसीईआरटी के बुक से सॉल्व करवाते हैं। तो आप सभी अगर एग्जाम दे के निकल जाएगा तो 2022 में आप सभी एग्जाम दे के निकल जाएगा, तो 2023 में
23 के लिए जो आप सभी जब निकल जाएगा तो आपसे जो जूनियर हैं तो उनको आप सभी शेयर कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा। तो हम तो जो इसके बाद जो स्टार्ट हम करेंगे कॉन्सेप्ट का बैच, ये क्रैश कोर्स है जो तो अब आप सब निकल जाएगा तो उसके बाद जो स्टार्ट करेंगे तो कॉन्सेप्ट बैच रहेगा। तो वो फुल्ली रहेगा, मतलब उसमें टोटल क्वेश्चन बनाया जाएगा पूरा बढ़िया से, एकदम उसमें थ्योरी बताया जाएगा और कॉन्सेप्ट में, और उसके बाद क्वेश्चन भी सोल्व करवाया जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। तो शुरू में स्टार्ट करेंगे, वही आप सबका एग्जाम खत्म होगा उसके बाद हम उसे स्टार्ट कर देंगे। तो आप सब ये निकल जाएगा एग्जाम, तो अपने मित्र भाई बहन दोस्त आपसे जो जूनियर हैं तो उन्हें आप सजेशन दे सकते हैं कि यहाँ से मैथ का तैयारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, चैप्टर नंबर 1.1 का स्टार्ट कर दिए हैं। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का संग्रह होता है। परिमेय और परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर वही होता है जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों होते हैं, तो वही उसी को रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहा जाता है, रियल नंबर। तो अब हम वास्तविक संख्याओं से पढ़ने से पहले और एक ठो दो ठो जैसे होता है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, ये सब समझ लेते हैं हम। तो उसका अगर जो कोई परिभाषा लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि यह क्रैश कोर्स है। तो चलते हम इसे लिखते हैं, जैसे कि एक नंबर में है प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्याएं, प्राकृतिक संख्या यानी इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो आप बचपन से ही याद करते आ रहे हैं, 8वें 7वें से याद करते आ रहे हैं कि जैसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है? तो नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसका लिख देते हैं डिफिनेशन जो होता है डिफिनेट। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या, जो गिनती की संख्या, आप गिनती क्या गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 पढ़ता है कि नहीं? तो वही गिनती की संख्या है, तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से डॉट चलते जाएगा। तो यही है कि यह क्या है? यह प्राकृतिक संख्या है। अब हम दूसरा देखते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। होल नंबर, WHOLE, होल NUMBER नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? दूसरा में क्या है? दूसरा में देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? तो गिनती की संख्या में अगर जो हम शून्य को भी शामिल कर देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 तक गिने, तो उसमें इससे पहले शून्य हम लगा देंगे, यानी शून्य को भी शामिल कर लेंगे, तो क्या कहलाएगी? वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। यानी पूर्ण यानी जो भी है पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या में अगर की संख्या में अगर हम शून्य ब्रैकेट में 0 लिख दिए हैं, शून्य को शामिल कर ले तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती है।
तो गिनती की संख्या में अगर जो हम शून्य को भी शामिल कर लेंगे तो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट, यानी गिनती की संख्या में क्या शामिल कर लिए हम? 0। तो 0 शामिल कर लेंगे तो क्या कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो प्राकृतिक संख्या समझ लिए, पूर्ण संख्या समझ लिया। अब हम समझेंगे पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक किसे कहा जाता है? तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो अब इसे मिटाते हैं। तो अब हम तीसरा में हम पढ़ेंगे पूर्णांक, यानी इंटीजर जिसे कहा जाता है, पूर्णांक। तो पूर्णांक यानी इंटीजर। तो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो अब हम तीसरा में क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। तो इंटीजर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इंटीजर। तो पूर्णांक यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक में जैसे जो पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक अंक भी जोड़ लेंगे तो वह पूर्णांक कहलाएगा। जैसे पूर्ण संख्या क्या था? 0 1 2 3 4 5 6, तो उसमें हम ऋणात्मक भी जोड़ लेंगे। तो जैसे -1 -2 -3, तो वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक कहलाएगा। तो जैसे इसका परिभाषा लिखते हैं। तो पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक अंक को भी शामिल कर लें तो वह संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या समझेंगे? पूर्णांक है यानी कि जिससे क्या? पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या पढ़े थे, उसके बाद पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या पढ़े थे? 0 1 1 2 3 4 इस प्रकार से डॉट डॉट होता है। तो हम पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक अंक को भी जोड़ लेते हैं। ऋणात्मक अंक यानी ये है पॉजिटिव, यानी धनात्मक अंक। ये सब क्या है? पॉजिटिव। ये है पॉजिटिव, ये सब क्या है? पॉजिटिव अंक। ये 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। तो ये 0 बीच में है। इधर हम 0 से इधर चलेंगे तो क्या होगा? निगेटिव। 0 से इधर क्या चलेंगे तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 0 से इधर क्या होगा? -1 और -2 -3 इस प्रकार से डॉट 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 इस प्रकार से। तो अगर जो हम पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक अंक भी जोड़ देंगे तो वह संख्या क्या कहलाएगी? पूर्णांक। तो ये सब क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक बोलेगा तो क्या होगा? -3 भी पूर्णांक है, -2 भी पूर्णांक है, -3 पूर्णांक रहना चाहिए। जैसे पूर्ण यानी पूरा, यानी कि जैसे 3/2 नहीं रहना चाहिए। तो ये पूर्णांक है 3/2 नहीं है। तो पूर्णांक रहना चाहिए, यानी कि बट्टा का लोचा इसमें नहीं रहना चाहिए। पूर्णांक जो भी रहेगा, 10 है तो 10 पूर्णांक है, यानी -10 भी रह सकता है, +10 भी रह सकता है। तो इस प्रकार से तो पूर्णांक में यानी पूर्णांक सिर्फ रहना चाहिए। वो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो इसको समझ लिए हैं। अब तो हम पूर्णांक समझ लिए। तो अब हम समझेंगे, क्या समझेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है। पूर्णांक समझेंगे तो अब हम परिमेय संख्या को समझेंगे। चौथा नंबर में क्या समझेंगे? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या उसे बोला जाता है? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसे कहा जाता है? तो रेशनल नंबर यानी जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
पी बटे क्यू आप पी बटे क्यू की तरह याद रख सकते हैं, या फिर आप ए बटे बी के तरह भी याद रख सकते हैं। जो भी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाता है। या जिसे हम आपको याद करने का तरीका ध्यान में रखना है, जिसे पी बटे क्यू की जगह पर और कुछ आप याद रख सकते हैं, और जिसे हम आर बटे एस के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या कहलाती है। तो आपको जो सुविधा हो, तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर पी बटे क्यू लिख देते हैं। तो जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कॉमा परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी कि क्यू बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? अगर जो हम क्यू बराबर 0 रह जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? किसी भी संख्या पर, जैसे 8 है, 8 में भागा देंगे 0 से, तो 8 है तो 8 में भागा 0 मरते, तो 0 मरते लगेगा, तो 0 फिर 0 मरते लगाएंगे तो फिर 8 आएगा, फिर 0 मरते लगाएंगे तो फिर 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 0 0 चलते जाएगा। तो इसका मान हम याद कर सकते हैं नहीं, यानी यह परिभाषित हो जाएगा। ये हो जाएगा किसी भी संख्या में अगर जो 0 से भागा देंगे तो क्या उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका मान नहीं पता रहेगा तो अनंत हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। अनंत का मान हम ज्ञात कर सकते हैं नहीं, तो हम उसे अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। तो इस चलते हम इसी चलते वहां पर हम समझा रहे थे कि जहां क्यू बराबर पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या कहलाती है, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी क्यू बराबर 0 नहीं रहना चाहिए। क्यू बराबर 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू बराबर 0 रहेगा तो इसका मान तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। इस चलते क्यू बराबर 0 खाली सिर्फ नहीं रखना है बस। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर जो समझेंगे तो 4/5 है, कॉमा 2/4 है, जो भी कॉमा पी बटे क्यू के रूप में लिख रहे हैं कि नहीं। 4/0 हो सकता है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि 0 बटा में नहीं रहना चाहिए, तो इस प्रकार से इसे नहीं लिखते हैं। 3/2 इस प्रकार से ETC सब क्या है, पी बटे क्यू के रूप में लिख रहे हैं। तो क्या है, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अब हम अपरिमेय संख्या को पढ़ेंगे। तो इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लिए, इसे मिटाते हैं और दूसरा फिर लिखते हैं। अब हम पढ़ लिए हैं। अब हम चौथा या पांचवा जो भी है, पांचवा पढ़ेंगे। जैसे कि पहला पढ़ लिए थे पूर्ण प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर। दूसरा पढ़ लिए थे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर। और तीसरा पढ़ लिए थे इंटीजर यानी पूर्णांक किसे कहा जाता है। चौथा पढ़ लिए थे कि वो परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब चौथा पांचवा पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी वो रेशनल था तो ये हो जाएगा इरेशनल। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर था, रेशनल, ये है इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कॉमा उसे अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लेंगे। एग्जाम्पल में जैसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि तो यानी बटा में नहीं आएगा, यानी कि जैसे कि
√3, √5, √7, √11, इस प्रकार से जो भी डॉट etc ये सब क्या है? ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। और ये सब क्या है? यानी √3, √5, √7 ये सब क्या है? तो इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है? ये सब अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। तो अपरिमेय संख्या भी हम समझ लिए हैं। अब हम समझेंगे छठा नंबर में क्या समझेंगे। ये सब सिद्ध करने का भी रहता है, 2 नंबर का फिक्स रहता है क्वेश्चन। 2 नंबर में आएगा सिद्ध करने का, या पहले आता था 3 नंबर में, तो अब 2 नंबर में देगा या कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सब क्वेश्चन फिक्स रहता है, क्वेश्चन आता है आना ही आना है, तो उसे भी आगे समझ लेंगे। अब हम समझेंगे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसे रियल नंबर बोला जाता है। तो रियल नंबर को समझेंगे जब तो यह परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। बस यही हमको ध्यान देना है। ये परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, यही हमको ध्यान में देना है। तो ये सब समझ लिए हैं वास्तविक संख्याएं। अब हम यहाँ पर हम धनात्मक पूर्णांकों के 2 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण गुणों को समझेंगे। अब इतना समझ में आ गया तो अब जो भी चैप्टर रियल नंबर में हम क्या समझेंगे, यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांकों के दो यहाँ पर हम धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों को समझेंगे। पहला समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा बोला जाता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यही दोनों को समझेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा यूक्लिड विभाजन के रूप से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इतना 2 अंक रहेगा, तो दोनों का संख्या का HCF निकालिए। और अंक गणित के आधारभूत में हम सिद्ध करेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करेंगे। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो आगे अब इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो वास्तविक संख्याएं हैं रियल नंबर में, इसमें हमको सिर्फ यही ध्यान देना है, यही इम्पोर्टेंट इसमें है कि यूक्लिड विभाजन सिर्फ ध्यान देना है। यूक्लिड विभाजन से बोलेगा HCF ज्ञात करने का। 2 संख्या रहेगा या 3 संख्या रहेगा तो उसका HCF ज्ञात कीजिए। तो यही इसमें महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद यही सब होता है। उसके बाद √3 सिद्ध किए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं। जैसे इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। यहाँ हम धनात्मक पूर्णांक के 2 महत्वपूर्ण गुणों को भी चर्चा करेंगे। यहाँ हम धनात्मक पूर्णांक यानी कि धनात्मक पूर्णांक को हम और क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या भी तो धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक यानी पॉजिटिव, और पूर्णांक यानी पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 निगेटिव वाला नहीं रहेगा। पूर्णांक में तो निगेटिव भी होता है ना, लेकिन यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1 2 3 4। और ऋणात्मक पूर्णांक बोलता तो -1 -2 -3 -4 होता, ये सब होता। लेकिन धनात्मक पूर्णांक यानी तो अब इसे तो हम गिनती की संख्या भी तो पढ़ते थे, नेचुरल नंबर भी तो इसे हम बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक यानी कि 1 2 3 4 यानी धनात्मक पूर्णांक के 2 महत्वपूर्ण गुणों की चर्चा करेंगे। पहला में क्या होता है, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथ्म। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पहला इसमें यही दो चीज महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। पहला पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, और दूसरा पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन में हमें क्या ध्यान, इसका टेलर हम अभी बता देते हैं। टेलर इसमें क्या होता है? एक नंबर में अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को यानी कि धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक यानी कि उसे हम ए मान लेते हैं, ए को धनात्मक पूर्णांक बी से भागा देंगे। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य, यहाँ पर किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से भागा देंगे। बी से क्या करेंगे? बी अन्य किसी धनात्मक पूर्णांक को बी से विभाजित करेंगे। इस प्रकार ही शेषफल आर प्राप्त हो। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन में हम क्या करेंगे कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से हम भागा देंगे, इस प्रकार की शेषफल आर प्राप्त हो। तो जैसे शेषफल आर प्राप्त हो, जहां भी ध्यान देना है, जहां 0 से बड़ा होगा, बड़ा या बराबर होगा आर, उससे बड़ा या बराबर होगा बी। जहां आर का मान क्या होगा, शेषफल जो निकलेगा आर, उसका मान क्या होगा? आर का मान 0 से बड़ा या बराबर, 0 भी रह सकता है या 0 से बड़ा रहेगा, माइनस में नहीं रहेगा। माइनस में कभी शेषफल आता है? माइनस में नहीं। तो 0 से बड़ा रहेगा आर, या 0 के बराबर रह सकता है, और बी से छोटा रहेगा। जैसे यहाँ पर उनको एक संख्या है 10 है, तो ये वाला ये हुआ। अब इसमें भागा दे रहे हैं बी हो गया, ये 5 हो गया, 5। तो अब 5 दूनी 2 मरते 10, तो आ गया 2 मरते 5 दूनी 10 हो गया, तो कट गया। तो क्या शेषफल 0 बचा? शेषफल 0 बचा, तो बच रहा है कि नहीं? 0 बच रहा है नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ? 0 बच रहा है, यानी ये आर है। तो आर 0 से 0 के बराबर या 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं? यानी तो यहाँ पर 0 के बराबर आर से बड़ा है बी यानी कि 5। तो 5 से बड़ा नहीं हो सकता है शेषफल आर। यहाँ पर 5 है तो इससे बड़ा नहीं हो सकता है, 5 से ही छोटा रहेगा शेषफल। 4 भी 4 रह सकता है, तो इसको हमें ध्यान देना है। तो इसे समझ लिए हैं। और उसके बाद दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसमें हमें सिद्ध करेंगे कि √3 सिद्ध करने का क्वेश्चन आता है कि रूट सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब सिद्ध करने का रहता है। तो ये तो होगा जब यूक्लिड को बढ़िया समझ लेंगे तो अंकगणित वाला को सिद्ध करने के लिए समझ जाएंगे।
तो ये तो समझ लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का टेलर हम समझ लिए। ये क्या होता है कि इसमें एक प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से भागा देंगे, इस प्रकार की शेषफल आर प्राप्त हो। तो और जो शेषफल आर प्राप्त होगा वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा और बी से छोटा होगा। ये टेलर हम समझ लिए हैं। तो यहाँ पर इसको समझ लिए टेलर। अब इसको यूक्लिड विभाजन कल से स्टार्ट करेंगे। कल से नहीं, इसका नेक्स्ट सेशन में हम अब यूक्लिड विभाजन का चर्चा करेंगे। तो उसमें सिर्फ हम यूक्लिड विभाजन को पढ़ेंगे और क्या है उसका जो भी इम्पोर्टेंट टर्म होगा उसको लिखा देंगे, और उस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उसको भी बनाएंगे 1 से 2 क्वेश्चन। तो उस प्रकार से नेक्स्ट सेशन में सिर्फ हम यूक्लिड विभाजन की चर्चा करेंगे और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टर्म होता है उसे लिखाएंगे। तो इस प्रकार से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टीसी मैथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और प्रेस करके वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और जो प्रैक्टिस करवाते हैं या अदर कंटेंट का भी जो भी होता है सभी का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्र भाई बहन दोस्त को शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।